स्वागत है आपका निधि एकेडमी पे। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का तीसरा सेट हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सेट कर लिए हैं। तो चलिए देखेंगे। शब्द है हमारा वैकल्पिक। वैकल्पिक कहते हैं जिसमें हमारे पास विकल्प होता है कि ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य अर्थात जो करना आवश्यक है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो वैकल्पिक का विलोम हो जाएगा अनिवार्य। आगे शब्द आता है हमारा स्थूलकाय। स्थूलकाय कहते हैं विशाल शरीर को। स्थूल यानी विशाल, बड़ा, काय यानी शरीर। तो जिसका शरीर बड़ा है अर्थात मोटा जिसे कह देते हैं, तो विशाल शरीर वाला स्थूलकाय। इसका विलोम हो जाएगा कृशकाय। कृशकाय, कृश माने पतला, काय माने शरीर। तो जो पतला शरीर है अर्थात कमजोर शरीर है, तो स्थूलकाय का विलोम हो जाएगा कृशकाय। आगे शब्द है हमारा संकीर्णता। संकीर्णता कहते हैं संकुचित होना किसी चीज का। जैसे हम कभी कभी सोच के बारे में बोलते हैं कि इनकी सोच बड़ी ही संकुचित है, छोटी सोच है। तो संकीर्णता, छोटा होना, संकुचित होना। इसका विलोम हो जाएगा उदारता। उदारता का अर्थ हो जाता है कि हर तरीके से हर बात को मान लेना, या वक्त के साथ ढल जाना, या जिस तरह की मांग है उस मांग को मान लेना, समझ लेना, उदारता कहलाता है। तो उदारता का विलोम संकीर्णता, या संकीर्णता का विलोम उदारता यहाँ हो जाएगा। आगे देखेंगे शब्द है आगत। आगत का मतलब होता है जो आया हुआ है, यानी बाहर से आया हुआ या बाहर से लिया हुआ आगत कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अनागत, जो बाहर से नहीं आया हुआ है या यहीं पर जन्मा है। तो आगत का विलोम हो जाएगा अनागत, या अनागत का विलोम हो जाएगा आगत। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा आगत शब्द है इसमें हमने अन उपसर्ग जोड़ा है, किसमें? आगत शब्द के अंदर, और ये शब्द बनाया है। तो ये आ न को पूरा करता है, इस तरह से शब्द बन जाता है अनागत। तो हमें यहाँ पे विलोम के साथ साथ ये भी पता चलता है कि अनागत शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो साथ के साथ हम उपसर्ग भी समझेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे। शब्द दिया है आगे हमारा सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष। सापेक्ष कहते हैं पक्ष रखने वाला, जो किसी का पक्ष लेता हो या पक्ष रख रहा हो तो सापेक्ष कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। तो निरपेक्ष यानी जो पक्ष ना रखता हो, या जो किसी का पक्ष नहीं रखता, ना इसका ना उसका, तो उसे निरपेक्ष कहते हैं, अपनी जगह स्थिर रहने वाला। तो सापेक्ष और निरपेक्ष। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सापेक्ष इसका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष का, या निरपेक्ष हो जाएगा सापेक्ष का विलोम। तो इस तरह से पक्ष रखने वाला और पक्ष नहीं रखने वाला दोनों का अर्थ आएगा। आगे शब्द आता है हमारा प्रशंसा। प्रशंसा को हम श्लाघा भी कहते हैं। तो श्लाघा प्रशंसा का पर्यायवाची हो गया, एक तरह से दूसरा शब्द आ गया। तो प्रशंसा या श्लाघा यानी जिसकी प्रशंसा की जा रही है, प्रशंसा। और इसका विलोम हो जाएगा निंदा। निंदा यानी बुराई, बुराई, बदनामी, हम ये कह सकते हैं। तो अब ये ध्यान देना, यहाँ पे निंदा के स्थान पर बुराई भी हो सकती है, बदनामी भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से प्रशंसा के स्थान पर श्लाघा या तारीफ हो सकती है, या गुणगान हो सकता है। तो जब भी हम किन्हीं विलोम शब्दों को याद करें तो उनके अर्थ से याद करें। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया उसका विलोम वही शब्द आएगा, कभी कभी उसका पर्यायवाची भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि प्रशंसा, तारीफ, गुणगान या श्लाघा, ये इनका सबका विलोम क्या हो जाएगा? निंदा या बदनामी या बुराई, ये इनका विलोम हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा आगे अनुकूल। अनुकूल कहते हैं जो किसी के अनुसार काम करे। जैसे मान लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि दिल्ली का मौसम मेरे अनुकूल है, तो मतलब मेरे अनुसार है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे इसका विलोम आ जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे अनुसार ना हो।
तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि दिल्ली का मौसम मेरे प्रतिकूल है। तो जिसको दिल्ली का मौसम सूट नहीं कर रहा है तो वो बोलता है कि दिल्ली का मौसम मेरे लिए प्रतिकूल है, और जिसे सूट कर रहा है तो वो बोलता है कि दिल्ली का मौसम मेरे लिए अनुकूल है। तो इस तरह से अनुकूल यानी हमारे अनुसार, और प्रतिकूल जो हमारे अनुसार नहीं हो। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल और प्रतिकूल का विलोम अनुकूल हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे विलोम शब्द बने हुए हैं, ये कूल कूल शब्द के अंदर हमने यहाँ उपसर्ग लगाए हैं अनु और प्रति, जो इसको विलोम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है हमारा प्राण। तो प्राण का विलोम हो जाएगा निष्प्राण। अब प्राण का अर्थ यहाँ पे है चेतना से है, चेतन से है। ठीक है, तो जिसमें चेतना है, प्राण है, जान है, प्राण, इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण, जिसमें चेतना ही नहीं बची, जान ही नहीं बची है, तो वो क्या हो जाएगा, निष्प्राण, जड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे शब्द है मुख्य। मुख्य कहते हैं प्रधान को, इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब होता है अप्रधान या जो मुख्य ना हो, जो प्रधान नहीं हो, गौण। तो मुख्य का विलोम गौण और गौण का विलोम प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। कभी कभी गौण के स्थान पर आपको अप्रधान देखने को मिल सकता है या मुख्य के स्थान पर आपको प्रधान देखने को मिल सकता है। तो अर्थ इसीलिए साथ में लेके चलते हैं कि कभी कभी शब्द बदल भी सकता है। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा समास। समास किसी चीज को छोटा करना होता है, जैसे बड़ी चीज है उस बड़े को छोटा करना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका विलोम हो जाएगा व्यास या विग्रह। व्यास या विग्रह का मतलब होता है छोटी चीज है उसे तोड़कर बड़ा कर दो या अलग अलग कर दो या उसे फैला दो जिससे बना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना और व्यास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बड़ा करना, फैला देना। तो समास का विलोम व्यास और व्यास का विलोम समास और विग्रह शब्द भी हो सकता है। अब इसे अपने व्याकरण शब्दों से लेकर मत चलिएगा कि जैसे संधि और संधि विच्छेद आप लेकर चलते हैं या संधि विग्रह आप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से समास और समास व्यास या समास विग्रह जब शब्द आ जाता है तो यहाँ पर आपको व्यास या विग्रह के स्थान पर अगर कभी विच्छेद भी देखने को मिल जाए, मान लो इनमें से कोई सा ना हो, तो समास का उल्टा विच्छेद भी हो जाएगा, क्योंकि विच्छेद का मतलब भी होता है उसे अलग अलग कर देना, जो जोड़कर हमने एक बनाया है उसको बिखरा देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, आगे शब्द है सुशील। सुशील कहते हैं जिसके पास अच्छा व्यवहार हो, यानी सु माने अच्छा, शील माने व्यवहार। तो शील का अर्थ है व्यवहार और सु उपसर्ग लगा है यानी अच्छा। तो जो अच्छा व्यवहार है उसे सुशील कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा दुष्शील। शील यानी व्यवहार और दुष माने बुरा, तो जिसका बुरा व्यवहार होता है दुष्शील। तो सुशील का विलोम हो जाएगा दुष्शील या दुष्शील का विलोम सुशील हो जाएगा। आगे शब्द है दीर्घ। दीर्घ कहते हैं बड़ा को, इसका विलोम हो जाएगा लघु। लघु यानी छोटा, तो दीर्घ का विलोम लघु, लघु का विलोम दीर्घ। इस तरह से हम विलोम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे शब्द है हमारा प्रसूति। प्रसूति, प्रसूति कहते हैं शिशु को जन्म देने वाली अवस्था जो होती है प्रसूति, तो शिशु को जन्म देना उस अवस्था को प्रसूति कहते हैं, या जिसे आप गर्भ अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा निवृत्ति। जब शिशु को जन्म देकर निवृत्त हो जाए तो उस अवस्था को कहेंगे निवृत्ति। तो निवृत्ति का विलोम प्रसूति और प्रसूति का विलोम निवृत्ति हो जाता है। आगे शब्द है हमारा सावधान। सावधान सचेत होने के लिए आता है। जब हम सचेत रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, उस अवस्था को सावधान कहा गया है। इसका विलोम हो जाएगा असावधान। असावधान का मतलब हो गया एक तरह से लापरवाह, या जब हमें किसी की परवाह नहीं होती या हम सावधान नहीं होते, सचेत नहीं होते। तो सावधान का विलोम हो जाता है असावधान और असावधान का विलोम हो जाता है सावधान। अगर हम इस सावधान शब्द को देखेंगे तो ध्यान देना, ये हमारा बना हुआ है शब्द स प्लस अवधान से। अवधान का मतलब ही होता है सचेत, सतर्क। ठीक है, और यानी सतर्कता के साथ होता है सावधान। अब यहाँ पे हम असावधान में देखेंगे तो ये बना है हमारा अ प्लस स। ठीक है, और फिर हमारा अवधान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि असावधान शब्द में हमारे 2 उपसर्ग हैं। तो कभी आपसे परीक्षा में उपसर्ग, 1 उपसर्ग वाला शब्द या 2 उपसर्ग वाला शब्द इस तरह से करके भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो असावधान में हमारे 2 उपसर्ग हो गए, अ और स, ठीक है, इस तरह से बनता है। शब्द है हमारा आगे सुलभ। सुलभ कहते हैं वह जो आसानी से प्राप्त हो जाए। लभ माने हो गया प्राप्त होना, सु माने अच्छा यानी आसानी से। तो जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ, दुर माने कठिन, लभ माने प्राप्त होना। जो कठिनाई से प्राप्त होता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे आपने देखा हो कि दुर्लभ जड़ी बूटियां, तो जड़ी बूटियां हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती हैं, इसलिए कह देते हैं बड़ी ही दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, यानी आसानी से नहीं मिलती। उसी तरह से सुलभ हो गया यानी सरलता से प्राप्त होने वाला। तो इसका सुलभ का विलोम दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम सुलभ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शब्द है हमारा अक्षर। अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर। तो क्षर देखेंगे, ये ध्यान देना, क्षर का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, जो धीरे धीरे नष्ट होता है। जैसे मान लो हम मानव शरीर की हम बात करें या हमारे आसपास जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब क्या हैं? क्षर हैं, नश्वर हैं, यानी क्या होंगी? धीरे धीरे नष्ट होंगी। अब उसी के आगे हम अ उपसर्ग लगा के कर देते हैं, अ माने नहीं। तो जो नष्ट नहीं होगा, तो जो कभी नष्ट नहीं होगा, तो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अक्षर का विलोम क्षर, अक्षर का विलोम अक्षर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पंडित। पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। तो पंडित कहेंगे ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, उसका विलोम हो जाएगा मूर्ख, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, कोई बुद्धि ना हो। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। आगे शब्द है कुसुम। कुसुम कहते हैं पुष्प को यानी फूल को, इसका विलोम हो जाएगा पाहन। पाहन यानी पत्थर। तो पत्थर, पाषाण, पाहन, ठीक है। उसी तरह से कुसुम, फूल, पुष्प, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ध्यान दें, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुसुम की जगह ये कुसुम ही आए, यहाँ पुष्प भी आ सकता है और पुष्प का विलोम पाहन भी हो सकता है। ठीक है, पाहन की जगह पाषाण भी आ सकता है या पत्थर भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा स्तुत्य। स्तुत्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य, यानी स्तुति के योग्य स्तुत्य कहलाएगा। जिसकी स्तुति की जा सके, जिसकी प्रशंसा की जाए, इसका विलोम हो जाएगा हेय। हेय यानी घृणित, जिससे घृणा की जाए, जिसे देखकर घृणा मन में आए। तो स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हेय। हेय का विलोम स्तुत्य हो जाएगा। आगे शब्द है हमारा वीर। वीर कहते हैं साहसी पुरुष को, जो साहसी पुरुष है, वीर पुरुष है, योद्धा है। इसका विलोम हो जाएगा कायर, जिसके अंदर साहस नहीं होता, जो डरता है, डरपोक जिसे कह देते हैं। तो वीर यानी साहसी और कायर यानी डरपोक। तो वीर का विलोम कायर। आगे शब्द है खंडन। खंडन कहते हैं किसी चीज को विभाजित करना, एक तरह से खंड खंड कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, खंडन करना। इसका विलोम हो जाएगा मंडन। मंडन का अर्थ आ जाता है पुष्टिकरण से। अब ये ध्यान देना, यहाँ खंडन और मंडन का मतलब है एक तरह से किसी विचार का समर्थन करना या किसी विचार का खंडन करना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी विचार से सहमत हैं, तो आप कहेंगे, आप उस विचार को अगर आप अपना साथ देते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं, तो आपने उस विचार का मंडन किया। लेकिन अगर आप उस विचार का विरोध कर रहे हैं, तो आप उस विचार का खंडन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खंडन का विलोम जो है मंडन हो जाएगा, मंडन का विलोम खंडन हो जाएगा। आगे शब्द है हमारा अभिमानी। अभिमानी वह जो अभिमान रखता है या वह जो अभिमान करता है, जो घमंड करता है, उसे अभिमानी कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निरभिमानी। तो निरभिमानी हम देखेंगे तो यानी जो अभिमान न करता हो, जिसे कोई घमंड ना हो। अब इस शब्द को देखना, इसमें आपके उपसर्ग भी हैं, थोड़े अलग तरीके से प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे अभिमानी शब्द में अगर हम देखें तो ये बना है हमारा अभी उपसर्ग में क्या जुड़ा है? मान शब्द जुड़ा है
और इसमें हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे मूल शब्द जो है वो हमारा मान है। ठीक है, तो मान से अभि प्लस ई लगाकर अभिमानी शब्द हमने बनाया है। अब निर्भिमानी को देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो उपसर्ग है वो है निर, फिर हमारा उपसर्ग है अभि, फिर हमारा शब्द है मान और फिर हमारे पास प्रत्यय है ई। तो यह शब्द हमारा इससे बना है। ठीक है, तो इन्हें हम खोल के क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारी परीक्षा में इन्हीं शब्दों में से ही मिलते हैं। जब कभी कोई प्रत्यय में मिलता है या कोई हमें उपसर्ग में मिलता है तो वही शब्द हमारे कभी शब्दावली में होकर विलोम होते हैं, कभी पर्यायवाची होते हैं, कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। तो जब हम एक बार पूरी तरह से खुल के पढ़ लेते हैं तो फिर हमें कोई चीज़ बार बार रटनी नहीं पड़ती है। चलिए आगे देखेंगे, शब्द है मानवता। यह शब्द बना है हमारा मानव शब्द में ता जोड़कर हमने ये शब्द बनाया है। मानव जातिवाचक संज्ञा है जिसमें ता जोड़कर हमने उसका क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दिया। ठीक है, तो ये मानवता शब्द आपका भाववाचक संज्ञा में पूछा गया है आपसे। अब यहीं पे देखो कि मानवता का उल्टा यहाँ पे नृशंसता या पशुता। ठीक है, दोनों में से कोई सा इसका विलोम हो जाएगा। तो मानवता जो मानव का गुण है जो, और नृशंसता या पशुता जो पशु का गुण है, जानवर का गुण है। ठीक है, आगे देखेंगे शब्द को। शब्द है हमारा रथी। रथी यानी रथ पर सवार होने वाला। रथी जैसे युद्ध क्षेत्र में हुआ करता था पहले, तो जो रथ पर सवार होकर युद्ध करता था उसे रथी कहते थे। इसका विलोम हो जाएगा विरथी। विरथी यानी पैदल युद्ध करने वाला। तो जिनके पास रथ नहीं होता था, जो पैदल युद्ध करते थे, तो वो विरथी कहलाते थे। तो रथी रथ पर रहने वाला और विरथी जो पैदल चलने वाला। ठीक है, आगे शब्द है अर्पित। अर्पित का अर्थ हो जाता है प्रदान करना। ठीक है, किसी को जब हम कोई चीज़ प्रदान करते हैं, अर्पित करते हैं, जैसे हम जल अर्पित करते हैं या हम जैसे पुष्प अर्पित करते हैं ईश्वर के लिए, तो अर्पित प्रदान करना। इसका विलोम हो जाएगा अनर्पित। अनर्पित यानी जो प्रदान नहीं किया गया है। तो इसे ये बना है हमारा अन उपसर्ग लगा है किसमें? अर्पित शब्द में। ठीक है, तो अर्पित शब्द में हमने अन उपसर्ग लगाया तो ये अनर्पित बन गया। ये ध्यान देना, ये वाला लगा है, ये अ इस न को पूरा करता है, इसलिए ये आ जाता है इस तरह से। तो अनर्पित। अब हमें अब वर्तनी शुद्ध भी लिखनी आ जाएगी यहाँ से। आगे शब्द है हमारा उन्मुख। उन्मुख कहते हैं की ओर मुख, यानी जो उसकी ओर मुख हो। जैसे अभी मेरा आपकी ओर मुख है तो मैं आपकी ओर उन्मुख हूँ। और अगर मैं इस तरह से पलटती हूँ तो इसका विलोम हो जाएगा विमुख, यानी दूसरी ओर मुख। तो मेरा जो मुख है वो आपसे दूसरी ओर हो गया, यानी विमुख हो गया। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बनता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये शब्द हमारा बना है, इसमें हमारी संधि है उत प्लस मुख से बना है। इसमें हमारी विसर्ग संधि है। त का मेल पंचमाक्षर से होता है तो यह स्वयं के पंचमाक्षर न में बदल जाता है। तो इस तरह से इसमें हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो उन्मुख यानी मुख उसकी ओर, और इसका विलोम हो जाएगा विमुख यानी मुख दूसरी ओर। आगे शब्द आता है हमारा उपचार। उपचार कहते हैं इलाज को। इसका विलोम हो जाएगा अनुपचार। अनुपचार यानी जिसका कोई इलाज ना हो। तो यहाँ पे फिर से हमने अन उपसर्ग का प्रयोग किया है किसमें? उपचार शब्द में। ठीक है, तो उपचार शब्द में हम यहाँ पे फिर से अन उपसर्ग लगा रहे हैं। तो उपचार का विलोम अनुपचार, अनुपचार का विलोम उपचार। तो इस तरह से ये हमारे विलोम शब्द होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोगों को पढ़ना है, जब भी आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, जैसे आज का होमवर्क तो ये हो गया, तो अभ्यास करते रहिए। तो हर दिन आप इतना थोड़ा थोड़ा सा भी अगर अच्छी तरह से याद करेंगे तो ये करने के 2 महीने या 3 महीने बाद आपके पास शब्दावली का पूरा एक कहते हैं ना पूरा का पूरा स्टॉक तैयार हो जाएगा। फिर आपको ऐसे अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो एक दिन का टास्क बना के जो जितने शब्द मैं आपको एक दिन में कराती हूँ उतने शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लिया करिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में।